सांस्कृतिक परिवर्तन। हमने पिछले अध्याय में यह जाना कि किस प्रकार उपनिवेशवाद में हुए परिवर्तनों ने भारतीय समाज संरचना में बदलाव उत्पन्न किया। औद्योगिकरण और नगरीकरण ने जन जीवन में रूपांतरण किया। कुछ लोगों ने खेतों के स्थान पर कारखानों में काम करना प्रारंभ किया। बहुत से लोग गांव को छोड़कर शहर में रहने लगे या कि रहने और कार्य करने की प्रणालियां अर्थात संरचनाओं में परिवर्तन हुआ। सांस्कृतिक जीवन शैली, प्रारूप, मूल्य, फैशन और यहाँ तक कि भाव भंगिमाओं में भी गुणात्मक बदलाव आए। समाजशास्त्रियों की समझ में सामाजिक संरचना का अर्थ लोगों के संबंधों की वह सतत व्यवस्था है जिसे कि सामाजिक रूप से स्थापित प्रारूप अथवा व्यवहार के प्रतिमानों के रूप में सामाजिक संस्थाओं और संस्कृति के द्वारा परिभाषित और नियंत्रित किया जाता है। आपने पहले ही अध्याय 1 में उन संरचनात्मक परिवर्तनों का अध्ययन कर लिया है जिन्हें उपनिवेशवाद ने उत्पन्न किया। इस अध्याय में आप यह जानेंगे कि वे संरचनात्मक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तनों को समझाने के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। यहाँ आप दो परस्पर संबंधित घटनाओं के बारे में जानेंगे। ये दोनों उपनिवेशिक शासन के प्रभाव की जटिल उत्पत्ति है। पहली घटना का संबंध 19वीं शताब्दी के समाज सुधारकों एवं प्रारंभिक 20वीं शताब्दी के राष्ट्रवादी नेताओं के सुनियोजित एवं सजग प्रयासों से संबंधित है। यह उन सामाजिक व्यवहारों में परिवर्तन लाने के लिए था जो सामाजिक महिलाओं एवं निम्न जातियों के साथ भेदभाव करते थे। दूसरी घटना उन कम सुनिश्चित परंतु निर्णायक परिवर्तनों से जुड़ी हुई है जो सांस्कृतिक व्यवहारों में हुए और जिन्हें सांस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, लौकिकरण एवं पश्चिमीकरण की 4 प्रक्रियाओं के रूप में समझा जा सकता है। ये बात बड़ी दिलचस्प है कि सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया उपनिवेशवाद की शुरुआत से पहले से होती रही, जबकि बाद के 3 प्रक्रियाएं वास्तव में भारत के लोगों की वह जटिल प्रतिक्रिया है जो उपनिवेशवाद से हुए परिवर्तनों के कारण हुई। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में समाज सुधारक आंदोलन। चित्र में राजा राम मोहन राय, पंडित रमाबाई, सैयद अहमद खां का दृश्य दिखाया गया है। आप यह जान चुके हैं कि उपनिवेशवाद ने हमारे जीवन पर दूरगामी प्रभाव डाले। 19वीं सदी में हुए समाज सुधार आंदोलन उन चुनौतियों के जवाब थे जिन्हें औपनिवेशिक भारत महसूस कर रहा था। आप संभवतः उन सभी सामाजिक पहलुओं से अवगत हो जिन्हें भारतीय समाज में सामाजिक कुरीतियां माना जाता था। उन सामाजिक कुरीतियों से भारत समाज बुरी तरह से ग्रस्त था। सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह निषेध और जाति भेद कुछ इस प्रकार की कुरीतियां थी। ऐसा नहीं कि उपनिवेशवाद से पूर्व भारत में इस सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष न हुए हों। ये बौद्ध धर्म के केंद्र में थे। ऐसे कुछ प्रयत्न मुख्यतः भक्ति एवं सूफी आंदोलनों के केंद्र में भी थे। 19वीं सदी में हुए समाज सुधारक आधुनिक संदर्भ एवं मिश्रित विचारों से संबंधित थे। यह प्रयास पश्चिमी उदारवाद के आधुनिक विचार एवं प्राचीन साहित्य के प्रति नई दृष्टि के मिले-जुले रूप में उत्पन्न हुए। मिश्रित विचार 2.1 राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध करते हुए न केवल मानवीय एवं प्राकृतिक अधिकारों से संबंधित आधुनिक सिद्धांतों का हवाला ही नहीं दिया बल्कि उन्होंने हिंदू शास्त्र का भी संदर्भ किया। रानाडे ने विधवा विवाह के समर्थन में शास्त्रों का संदर्भ देते हुए द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ, जिसमें उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह के नियम के अनुसार बताया। इस संदर्भ में उन्होंने वेदों के उन पक्षों का उल्लेख किया जो विधवा पुनर्विवाह को स्वीकृति प्रदान करते हैं और उसे शास्त्र सम्मत मानते हैं। शिक्षा की नई प्रणाली में आधुनिक और उदारवादी प्रवृत्ति थी। यूरोप में हुए पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन और प्रबोधन आंदोलन से उत्पन्न साहित्य को सामाजिक विज्ञान और भाषा साहित्य में सम्मिलित किया गया। इस नए प्रकार के ज्ञान में मानवतावादी, धर्म पंथ निरपेक्ष और उदारवादी प्रवृत्तियां थी। सर सैयद अहमद खान ने इस्लाम की विवेचना की और उसमें स्वतंत्र अन्वेषण की वैधता इजातिहाद का उल्लेख किया। उन्होंने कुरान में लिखी गई बातों और आधुनिक विज्ञान द्वारा स्थापित प्रकृति के नियमों में समानता जाहिर की। कंदुकिरी बिलरेसलिंगम की पुस्तक द सोर्स ऑफ नॉलेज में नव्य न्याय के तर्कों को देखा जा सकता है।
उन्होंने जूलियस हक्सले द्वारा लिखे ग्रंथ को भी अनुवादित किया। समाज शास्त्री सतीश सबरवाल ने उपनिवेशिक भारत में आधुनिक परिवर्तनों की रूपरेखा से जुड़ी निम्नलिखित 3 पहलुओं की विवेचना की: संचार माध्यम संगठनों के स्वरूप तथा विचार की प्रकृति। नई प्रौद्योगिकी ने संचार के विभिन्न स्वरूपों को गति प्रदान की। प्रिंटिंग प्रेस, टेलीग्राफ तथा बाद में माइक्रोफोन। लोगों के आवागमन पर पानी की जहाज तथा रेल के आने से यह संभव हुआ। साथ ही रेल से वस्तुओं के आवागमन में नवीन विचार की तीव्र गति प्रदान करने में सहायता प्रदान की। इससे नए विचारों, नई प्रौद्योगिकी तथा संगठन जिन्होंने संचार के माध्यम विभिन्न स्वरूपों की गति प्रदान की। ये पोस्ट ऑफिस दिखाया गया है और टेलीफोन का दृश्य दिखाया गया है चित्र में। The first Ford T in Dehradun, the first EV bicycle in Dehradun was brought in the dismembered and packed in a box by Alfred Massey assembled. It cost which is the filter that is decided to bringing the first Ford Model T, the Massey George Ford News, January 11, 1980, retail. The story 1914. It was the first car the local had ever seen. People come by the train and the bull cart to see the car. A cavalry went to the station to watch the engine with the rubber tires being the unloaded. It took an hour to fit the wheel and open the hood. The huge packing case was bought by the Hawker to serve as a shop. Some 14 men, women and children climbed on the car and were given their first motor ride up to the family, and George here saw her next 2 child stand with her mother beside the car. ये चित्र में दिखाई गई हैं वीरेशालिंगम का दृश्य दिखाया गया है, विद्यासागर का और ज्योतिबा फुले का दृश्य दिखाई गई है। को भी जैसे पंख लग गए। भारत में पंजाब और बंगाल के समाज सुधारकों के विचार विनिमय मद्रास और महाराष्ट्र में समाज सुधारकों में होने लगे। बंगाल के केशव चंद्र सेन ने 1864 में मद्रास का दौरा किया। पंडित रमाबाई ने देश के अनेक क्षेत्रों का दौरा किया। इनमें से कुछ ने तो विदेशों का भी दौरा किया। ईसाई मशीनरी तो सुदूर क्षेत्रों जैसे आज के नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में भी गए। आधुनिक सामाजिक संगठनों जैसे बंगाल में ब्रह्म समाज और पंजाब में आर्य समाज की स्थापना हुई। 1914 में अंजुमन ख्वातीन और इस्लाम की स्थापना हुई। ये भारत में मुस्लिम महिलाओं की राष्ट्रीय स्तरीय संस्था थी। समाज सुधारकों ने सभाओं व गोष्ठी के अलावा जनसंचार के माध्यम जैसे अखबार, पत्रिका आदि के माध्यम से भी सामाजिक विषयों पर वाद विवाद जारी रखा। समाज सुधारकों द्वारा लिखे हुए विचारों का अनेक भाषाओं में अनुवाद भी हुआ। उदाहरण के लिए विष्णु शास्त्री ने सन 1868 में इंदु प्रकाश ने विद्यासागर की पुस्तक का मराठी अनुवाद प्रकाशित किया। स्वतंत्रता एवं उदारवाद के नवीन विचार, परिवार रचना एवं विवाह से संबंधित नए विचार, माँ एवं पुत्री की नवीन भूमिका एवं परंपरा पर एक सांस्कृतिक में स्व चेतना, गर्भ के नवीन विचार आए। शिक्षा के मूल अत्यंत महत्वपूर्ण हुए। यह समझा गया कि राष्ट्र का आधुनिक बनना जरूरी है, लेकिन प्राचीन विरासत को बचाए रखना भी जरूरी है। महिलाओं की शिक्षा के विषय में भी व्यापक बहस हुई। यह महत्वपूर्ण है कि समाज सुधारक ज्योतिबा फुले, इन्हें ज्योतिबा भी कहा जाता है, ने पुणे में महिलाओं के लिए पहला विद्यालय खोला। सुधारकों ने एकमत होकर ये माना कि समाज के उत्थान के लिए महिलाओं का शिक्षित होना जरूरी है। उनमें से कुछ का यह भी विश्वास था कि आधुनिकता के उदय से पहले भी भारत में स्त्रियां शिक्षित हुआ करती थी, लेकिन बहुत से विचारकों ने इसका खंडन करते हुए यह माना कि महिला शिक्षित कुछ विशेषाधिकार प्राप्त समूहों को ही प्राप्त थी। इस प्रकार महिलाओं को की शिक्षा को न्यायोचित ठहराने के विचार को आधुनिक और पारंपरिक दोनों की ही विचारधाराओं का समर्थन मिला। सुधारकों ने आधुनिकता और परंपरा पर विस्तृत वाद विवाद भी किए। इस प्रसंग में ये जानना रोचक है कि ज्योतिबा फुले ने आर्यों के आगमन से पूर्व के काल को अच्छा माना, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के युग को गरिमामय
माना। दूसरे शब्दों में 19वीं सदी में हो रहे सुधारों ने एक ऐसा दौर उत्पन्न किया जिसमें बौद्धिक तथा सामाजिक उन्नति के प्रश्न और उनकी पुनर्व्याख्या सम्मिलित है। विभिन्न प्रकार के समाज सुधार को आंदोलनों में कुछ विषयगत समानताएं थी, परंतु साथ ही उनके महत्वपूर्ण असहमतियां भी थी। कुछ में उन सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंता थी तो जो उच्च जातियों के मध्यवर्गीय महिलाओं और पुरुषों से संबंधित थी, जबकि कुछ ने तो ये माना कि सारी समस्याओं का मूल कारण सच्चे हिंदुत्व के सच्चे विचार का कमजोर होना था। कुछ के लिए तो धर्म में जाति एवं लैंगिक शोषण अंतर्निहित था, तो ये तो हिंदू धर्म से संबंधित समाज सुधारक वाद विवाद था। इसी तरह मुस्लिम समाज सुधारकों ने बहु विवाह और पर्दा प्रथा पर सक्रिय स्तर पर बहस की। उदाहरण के लिए जहां आरा शाह नवाज ने अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन में बहु विवाह की कुप्रथा के विरुद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उनके अनुसार जिस प्रकार का बहुविवाह मुस्लिम समुदाय के कुछ हिस्सों में होता है वह वस्तुतः कुरान की मूल भावनाओं के खिलाफ है। ये शिक्षित औरतों की जिम्मेदारी है कि वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर अपने रिश्तेदारों को बहुविवाह करने से रोकें। बहुविवाह के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव में उर्दू भाषा के अखबार पत्रिकाओं आदि में एक बहुत छिड़ गई। पंजाब से निकलने वाली महिलाओं की एक पत्रिका तहसीब निस्वान के ने खुलकर बहुविवाह विरोधी इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि अन्य पत्रिकाओं ने इसका विरोध किया। चौधरी 1993 111 समुदायों के भीतर इस तरह की बहस उन दिनों आम बात थी। उदाहरण के लिए ब्रह्म समाज ने सती प्रथा का विरोध किया। प्रतिवाद में बंगाल में हिंदू समाज के रूढ़िवादियों ने धर्म सभा का गठन किया, जिसकी तरफ से ब्रिटिश सरकार को एक याचिका भेजी गई। इस याचिका में रूढ़िवादी हिंदुओं ने यह दावा किया कि सुधारकों को कोई अधिकार नहीं है कि वे धर्म ग्रंथों की व्याख्या करें। एक और दृष्टिकोण भी था जिसके अंतर्गत दलितों ने हिंदू रैली को पूर्ववत अस्वीकृत किया। उदाहरण के लिए फूले के विद्यालय में एक 13 साल की एक छात्रा मुक्ता बाई ने आधुनिक शिक्षा के प्रभाव से 1852 में लिखा, हर वो मजहब जो कुछ लोगों को सहूलियत देकर बाकी को वंचित कर दे, हर उस मजहब को ए इंसान इस धरती से वंचित कर दे, हर उस मजहब के लिए एक जरा भी गुरूर को ये इंसान अपने जिहन में न रहने दे। क्रियाकलाप 2.1 निम्नलिखित समाज सुधारकों के बारे में सूचना इकट्ठा करें, जैसा कि किसने किस मुद्दे या समस्या पर काम किया, कैसे संघर्ष किया, किस प्रकार जागरूकता फैलाई, क्या उन्हें किसी प्रकार के विरोध का सामना करना पड़ा। वीरे सलिंगम, पंडित रमाबाई, विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, श्री नारायण गुरु, सर सैयद अहमद खान और कोई अन्य का चित्रित करें। हम सांस्कृतिकरण, आधुनिकरण, पंथ निरपेक्षीकरण और पश्चिमीकरण को किस प्रकार समझेंगे। इस अध्याय में इन चारों अवधारणाओं सांस्कृतिकरण, आधुनिकरण, पंथ निरपेक्षीकरण और पश्चिमीकरण का विभिन्न वर्गों में अध्ययन किया गया है। जैसे जैसे हम अपनी विवेचना में आगे बढ़ेंगे हम पाएंगे कि ये चारों अवधारणाएं कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित है और कई स्थितियों में एक साथ पाई जाती हैं। ये कई स्थितियों में अलग अलग ढंग से सक्रिय होती हैं। यह आश्चर्यजनक नहीं है कि एक ही व्यक्ति एक जगह पर आधुनिक होता है तो दूसरी भिन्न स्थिति में वह पारंपरिक भी होता है। इस प्रकार की स्थिति भारतवर्ष में तथा अनेक गैर पाश्चात्य देशों में स्वाभाविक है। लेकिन आप जानते हैं कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु प्राकृतिक विश्लेषण पर आधारित नहीं है, जैसा कि आपने पुस्तक अध्याय 1 NCERT 2006 में पढ़ा है। पिछले अध्याय में आपने जाना था कि औपनिवेशिक आधुनिकता में आंतरिक विरोधाभास था। उदाहरण के लिए पश्चिमी शिक्षा को ले उपनिवेशवाद के दौरान अंग्रेजी शिक्षा से एक नए मध्य वर्ग का जन्म हुआ। अंग्रेजी भाषा में कुशल नए मध्य वर्गीय भारतीयों ने पश्चिम के अनेक दार्शनिकों के विचारों को पढ़ा जाना तथा उनके उदार प्रजातंत्र की अवधारणा से अवगत हुए। इन भारतीयों ने भारत को उदारता और प्रगतिशीलता के एक नए रास्ते पर लाने का सपना देखा, लेकिन फिर भी औपनिवेशिक शासन से भारतीय स्वाभिमान को चोट लगी तो इन मध्यम वर्गीय भारतीयों ने पारंपरिक ज्ञान और मेधा पर गर्व जताया। इस प्रवृत्ति को आप 9वीं 10वीं सदी के सुधार आंदोलन में भी देख चुके हैं। इस
अध्याय में आपको स्पष्ट होगा कि आधुनिकता के कारण न केवल नए विचारों को राह मिली बल्कि परंपरा पर भी पुनर्विचार हुआ और उसकी पुनर्विवेचना भी हुई। संस्कृति और परंपरा दोनों का ही अस्तित्व सजीव है। मानव उन दोनों को ही सीखता है और साथ ही इनमें बदलाव लाता है। हम दैनिक जीवन में उदाहरण लेते हैं, आज के भारत में किस प्रकार से साड़ी या जैन सेम या स्वरोंग पहना जाता है। पारंपरिक रूप से साड़ी, जो एक प्रकार का ढीला बगैर सिला हुआ कपड़ा होता है, को विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग ढंग से पहना जाता है। आधुनिक युग में मध्यवर्गीय महिलाओं में साड़ी पहनने का एक मानक तरीके का प्रचलन हुआ, जिसमें पारंपरिक साड़ी को पश्चिमी पेटीकोट और ब्लाउज के साथ पहना जाने लगा। भारत की संरचनात्मक और सांस्कृतिक विविधता में प्रमाणित है। यह विविधता उन विभिन्न तरीकों को आकार देती है जिसमें आधुनिकीकरण या पश्चिमीकरण, सांस्कृतिकरण या पंथ निरपेक्षीकरण विभिन्न समूहों के लोगों को अलग प्रभावित करते हैं या प्रभावी नहीं करते। इस पाठ के अगले पृष्ठ में आप क्रियाकलाप 2.2 समाजशास्त्र में इनका अर्थ पढ़ने के पूर्व यह रुचिकर होगा कि आप कक्षा में निम्नलिखित शब्दों का क्या अर्थ है पर विचार करें। आप किस तरह के व्यवहार को निम्नलिखित रूप में परिभाषित करेंगे? पश्चिमी, आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष, सांस्कृतिक। क्यों? इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप पुनः क्रियाकलाप 2.2 पर आए। क्या आप इन शब्दों के सामान्य अर्थ एवं समाजशास्त्रीय अर्थ में कोई अंतर पाते हैं? आप क्रियाकलाप 2.2 कुछ इस प्रकार के अन्य उदाहरणों का उल्लेख करें जो आप दिन प्रतिदिन की जिंदगी में और व्यापक स्तर पर पाते हैं। माई फादर क्लोथ्स रिप्रेजेंटेड हिज इनर लाइफ वेरी वेल। ही वॉज द साउथ इंडियन ब्राह्मण जेंटलमैन। ही वर नीट वाइट टर्बन, a sari, वैष्णो कास्ट मार्क येट और टू तुल्ला टाइज cormant's button and collar shunned and donated English sergi jacket over his Muslim dhoti which he wore dropped he in traditional Brahmin style. Source A.K. Ramanujay in Marriott ED 1942 से लिया गया है। आधुनिक एवं परंपरा का मिश्रण चित्र में दिखाई गई है। इन भिन्नताओं को देखेंगे। स्थानीय स्वभाव के कारण आप इसकी विस्तृत व्याख्या नहीं करेंगे। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आधुनिकीकरण के उन जटिल पक्षों को रेखांकित करें एवं उनकी विवेचना करें जिन्होंने देश के विभिन्न भागों में लोगों को प्रभावित किया है अथवा एक ही क्षेत्र में विभिन्न जातियों एवं वर्गों को प्रभावित किया है और एक ही वर्ग अथवा समुदाय से संबंधित पुरुषों एवं महिलाओं को प्रभावित किया। हम सांस्कृतिकरण की अवधारणा से शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत करने की वजह यह है कि सामाजिक गतिशीलता की यह प्रक्रिया उपनिवेशवाद के प्रादुर्भाव के पहले से है और ये बाद में भी भिन्न रूप में जारी रही। अन्य 3 परिवर्तनों की प्रक्रियाएं जिनके बारे में हम सांस्कृतिकरण की बाद चर्चा करेंगे। उपनिवेशवाद से उपजी परिस्थितियों से प्रचलन में आई आधुनिक पश्चिमी विचारों जैसे स्वतंत्रता और अधिकार के बारे में जानने के फलस्वरूप भारतीय इन 3 परिवर्तनकारी प्रक्रियाओं के प्रत्यक्ष प्रभाव में आए। जैसे कि पहले भी लिखा जा चुका है, आधुनिक ज्ञान की प्राप्ति के बाद शिक्षित भारतीयों को अक्सर उपनिवेशवाद में अन्याय और अपमान का एहसास हुआ, जिसकी प्रतिक्रिया में पारंपरिक अतीत और धरोहर की तरफ वापसी की इच्छा की प्रवृत्ति भी देखी गई। इस प्रकार एक जटिल परिस्थिति का जन्म हुआ जिसमें भारत का आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण और पंथ निरपेक्षीकरण से सामना हुआ। सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रकार। सांस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति M.N. श्रीनिवास ने की। सांस्कृतिकरण का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें निम्न जाति या जनजाति या अन्य समूह उच्च जातियों विशेषकर द्विज जाति की जीवन पद्धति, अनुष्ठान, मूल्य, आदर्श, विचारधाराओं का अनुकरण करते हैं। सांस्कृतिकरण के बहुआयामी प्रभाव हैं। इसके प्रभाव भाषा, साहित्य, विचारधारा, संगीत, नृत्य, नाटक, अनुष्ठान व जीवन पद्धति में देखे जा सकते हैं। मूलतः सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया हिंदू समाज के अंतर्गत विद्यमान है। यद्यपि श्रीनिवास को गैर हिंदू संप्रदाय और समूहों में भी यह प्रक्रिया दिखाई पड़ती है। विभिन्न क्षेत्रों के अध्ययन से यह पाया गया है कि यह प्रक्रिया देश के विभिन्न हिस्सों से
हिस्सों में अलग अलग ढंग से होती है। इन जिन क्षेत्रों में उच्च स्तरीय सांस्कृतिक जातियां प्रभुत्वशाली थीं, उस क्षेत्र की संपूर्ण संस्कृति में किसी न किसी स्तर पर सांस्कृतिकरण हुआ। जहां गैर सांस्कृतिकरण जातियां प्रभुत्वशाली थी, वहां की संस्कृति को इन जातियों के प्रभावित किया। इस प्रक्रिया को, जिसे श्रीनिवास ने विसंस्कृतिकरण की संज्ञा दी। इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। कई सदियों तक 19वीं शताब्दी के 3/4 भाग तक पारसियों को प्रभुत्वशाली माना जाता था। Kamudal journey in the Sanskrit began with the great interest and the eagerness with the Gokhala Guruji. Her teacher at a school at the university, the head of the department, was a well-known scholar, and the took great pleasure in towning Kumudatai. Despite the adverse comment and successful completed her master in the Sanskrit. Source Kamud Pawadi 1938. श्रीनिवास का तर्क है कि किसी भी समूह का संस्कृतिकरण इसकी परिस्थिति को स्थानीय जाति संस्तरण में उच्चता की तरफ ले जाता है। सामान्यतः यह माना जाता है कि संस्कृतिकरण संबंधित समूह की आर्थिक अथवा राजनीतिक स्थिति में सुधार है, अथवा हिंदुत्व की महान परंपराओं को किसी स्रोत के साथ उसका संपर्क होता है। परिणाम स्वरूप यह समूह में उच्च चेतना का भाव उभारता है। महान परंपराओं के यह स्रोत कोई तीर्थ स्थल हो सकता है, कई मठ हो सकता है, अथवा कोई मतांतर वाला संप्रदाय हो सकता है। लेकिन तीव्र असमानता वाला समाज जैसे भारतीय समाज में उच्च जातियों की जीवन शैली, अनुष्ठान, ज्ञान आदि को निम्न जातियों के द्वारा अपनाना मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए अनेक सामाजिक रुकावटें हैं। वस्तुतः पारंपरिक तौर पर उच्च जातियों के लोग उन निम्न जातीय लोगों को दंडित करते थे जो इस प्रकार की चेष्टा करने का साहस जुटा पाते थे। नीचे दिए गए उदाहरण से आप उपरोक्त विचार को समझ सकते हैं। कुमुद पावड़े ने अपनी आत्मकथा में स्मरण किया कि कैसे एक दलित महिला संस्कृति की शिक्षक बनी। शायद यह एक ऐसा माध्यम है जो उन्हें उन क्षेत्रों में जाने देता है जिनमें अब तक लैंगिक परिस्थिति एवं जाति के आधार पर प्रवेश संभव नहीं था। शायद वे संस्कृति के ज्ञान के लिए इसीलिए भी प्रेरित हुए ताकि वे मूलतः सांस्कृतिक साहित्य में स्त्री और दलितों के बारे में कही गई बातों को जान सकें। जैसे जैसे वे अपने अध्ययन में आगे बढ़ी, उसे अनेक प्रकार की सामाजिक प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा, जिनमें आश्चर्य से लेकर स्त्रियां तक सम्मिलित थी। साथ ही उसमें संरक्षित स्वीकृति से लेकर पूर्ण अस्वीकृति तक के पक्ष सम्मिलित थे। जैसे कि वह कहती है, इसका परिणाम ये हुआ कि मैं अपनी जाति को भूलने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन ये प्रायः असंभव है। और इससे मुझे वो अनुभव याद आता है जो मैंने कहीं सुना था, जो जन्म से मिला हो और जो मरने के बाद भी नष्ट न हो, वो जाति है। सांस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया की ओर संकेत करता है जिसमें व्यक्ति सांस्कृतिक दृष्टि से प्रतिष्ठित समूहों के रीति रिवाज एवं नामों का अनुकरण कर अपनी परिस्थिति को उच्च बनाते हैं। संदर्भ प्रारूप अधिकतर आर्थिक रूप से बेहतर होता है। दोनों ही स्थितियों में यह संकेत विद्यमान है कि जब व्यक्ति धनवान होने लगता है तो उनकी आकांक्षाएं और इच्छाओं को प्रतिष्ठित समूह भी स्वीकारने लगते हैं। संस्कृतिकरण की अवधारणा की अनेक स्तरों पर आलोचना की गई। सर्वप्रथम इस अवधारणा की आलोचना में यह कहा जाता है कि इसमें सामाजिक गतिशीलता निम्न जाति का सामाजिक स्तरीकरण में ऊर्ध्वगामी परिवर्तन करती है को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। इस प्रक्रिया से कोई संरचनात्मक परिवर्तन न होकर केवल कुछ व्यक्तियों का स्थिति परिवर्तन होता है। दूसरे शब्दों में इसका मतलब यह है कि कुछ व्यक्ति असमानता पर आधारित सामाजिक संरचना में अपनी स्थिति में तो सुधार कर लेते हैं, लेकिन इससे समाज में व्याप्त असमानता है वह भेदभाव समाप्त नहीं हो जाते। दूसरा आलोचनात्मक पक्ष यह है कि इस अवधारणा की विचारधारा में उच्च जाति की जीवन शैली उच्च एवं निम्न जाति के लोगों की जीवन शैली निम्न है। अतः उच्च जाति के लोगों की जीवन शैली का अनुकरण करने की इच्छा को वांछनीय और प्राकृतिक माना लिया गया है। तीसरा
आलोचना यह है कि संस्कृति की अवधारणाएं एक ऐसे प्रारूप को सही ठहराती है जो दरअसल असमानता और अपवर्जन पर आधारित है। इससे संकेत मिलता है कि पवित्रता और अपवित्रता के जातिगत पक्षों को उपयुक्त माना जाए और इसीलिए ये लगता है कि उच्च जाति द्वारा निम्न जाति के प्रति भेदभाव एक प्रकार का विशेषाधिकार है। इस प्रकार के दृष्टिकोण वाले समाज में समानता की कल्पना कठिन है। निम्नलिखित उदाहरण से पता चलता है कि समाज पवित्र और अपवित्र को कितना महत्व देता है। यद्यपि सुनार मुझे से ऊंचे दर्जे की जाति है, फिर भी हमारी जाति में सुनारों से भोजन या पानी ग्रहण करना वर्जित है। हम ये मानते हैं कि सुनार इतने लोभी होते हैं कि वे मलमूत्र से भी सोना ढूंढ निकालते हैं। वैसे तो जाति में ऊंचे हैं, लेकिन वे हम में ज्यादा अपवित्र हैं। हम उन उच्च जातियों से भोजन नहीं लेते जो अपवित्र काम करते हैं। धोती जो गंदे कपड़े को धोता है, धोबी जो गंदे कपड़ों को धोता है, तेली जो बीजों को पीस कर तेल निकालता है। इससे पता चलता है कि कैसे भेदभाव उत्पन्न करने वाले विचार जीवन का अहम हिस्सा बन गए हैं। समानता वाले समाज की आकांक्षा की बजाय वर्जित समाज एवं भेदभाव को अपने अपने तरीके से अर्थ देकर वर्जनीय बहिष्कृत पदों को स्थापित किया गया। दूसरे शब्दों में यह हक कि जिन्हें समानता का दर्जा नहीं मिला हुआ है वे भी अपने से नीचे वाले को भेदभाव के नजरिए से देखना चाहते हैं। इससे समाज में गहराई तक विद्यमान लोकतंत्र विरोधी सोच का पता चलता है। चौथी आलोचना में यह कहा जाता है कि उच्च जाति के अनुष्ठानों, रिवाजों और व्यवहारों को सांस्कृतिकरण के कारण स्वीकृति मिलने से लड़कियों और महिलाओं को असमानता की सीढ़ी में सबसे नीचे धकेल दिया जाता है। इससे कन्या मूल के स्थान पर दहेज प्रथा और अन्य समूहों के साथ जातिगत भेदभाव इत्यादि बढ़ गए हैं। पांचवी, दलित संस्कृति एवं दलित समाज के मूलभूत पक्षों को भी पिछड़ापन मान लिया जाता है। क्रियाकलाप 2.4 सांस्कृतिकरण के भाग को गौर से पढ़ें। क्या आपको इस प्रक्रिया में जेंडर पर आधारित सामाजिक भेदभाव के सबूत दिखते हैं, जैसे कि यह प्रक्रिया महिलाओं को पुरुषों से अलग दर्शाती है? क्या आपको लगता है कि यह प्रक्रिया पुरुषों की स्थिति में कोई परिवर्तन लाती है, जबकि महिलाओं के लिए सत्य इससे विपरीत है? उदाहरण के लिए निम्न जाति के लोगों द्वारा किए गए श्रम को भी निम्न एवं श्रमदायक माना जाता है। उन कार्यों को सभ्य नहीं माना जाता जिन्हें निम्न जाति के लोग करते हैं। उनसे जुड़े सभी कार्य जैसे शिल्प, तकनीकी योग्यता, विभिन्न औषधियों की जानकारी, पर्यावरण का ज्ञान, कृषि ज्ञान, पशुपालन संबंधी जानकारी इत्यादि को औद्योगिकी युग में गैर उपयोगी मान लिया गया है। ब्राह्मण विरोधी आंदोलन एक एवं क्षेत्रीय स्व चेतना के विकास ने 20वीं शताब्दी में ऐसे प्रयासों को जन्म दिया जिसके अंतर्गत अनेक भारतीय भाषाओं में संस्कृति के शब्द एवं मुहावरों को हटा दिया गया। पिछड़े वर्गों के आंदोलन का एक निर्णायक परिणाम यह हुआ कि जातीय समूह एवं व्यक्तियों की ऊर्ध्वगामी गतिशीलता में पंथ निरपेक्षता कर के की भूमिका पर बल दिया जाने लगा। प्रभुत्व जाति की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि अब वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ण से संबंधित लोगों को जाति पहचान बताने की कोई इच्छा नहीं है, बल्कि दूसरे ओर प्रभुत्व जाति सदस्यता, प्रतिष्ठा एवं का सूचक बन गई। विगत वर्षों में ऐसी भावना दलितों में भी आई जो अपने को दलित बताने में प्रतिष्ठा अनुभव करते हैं। हालांकि दलित जाति समूह में सबसे ज्यादा गरीब एवं सीमांत लोग अपनी जातिगत पहचान के आधार पर अन्य क्षेत्रों में उनके दबे कुचले होने की क्षति पूर्ति भी करते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में उन्होंने कुछ प्रतिष्ठा एवं आत्मविश्वास अर्जित किया है, अन्यथा वे भेदभाव एवं अपवर्जन का शिकार हैं। भाग से 2.2 सोचने का तरीका। जॉन स्टुअर्ट मिल का लेख। अर्न लिबर्टी प्रकाशन के तुरंत बाद ही भारतीय महाविद्यालयों में इसे एक स्वीकृति साहित्य मान लिया गया। इस लेख में भारतीयों ने मैग्ना कार्टा के बारे में जाना और स्वतंत्रता और समानता के लिए यूरोप और अमेरिका में हुए संघर्ष आदि की जानकारी भी हुई। बॉक्स 2.3 पर जीवन का तरीका। देवकी याद करती हैं कि जब वे छोटी थी तो उसके घर में उबलते हुए अंडों के खोल
में ही खाया जाता था और उसकी माँ दालियाँ पकाती थी और सबके कटोरे में डालकर मेज पर रख देती थी, जिसमें दूध और चीनी मिलाया जाता था। ये एक बात और घरों से अलग थी और घरों में अंडे को उस तरह नहीं खाया जाता था जैसे देवकी के यहाँ न ही दलियों को दूध और चीनी के साथ मिलाया जाता था। देवकी को याद है कि जब भी उसने अपनी माँ से इसके बारे में पूछा, उसकी माँ ने बताया कि खाने का यह तरीका वस्तुतः उन दिनों से चला आ रहा है जब रियासत हुआ करती थी। अब्राहम 2006 146। यदि यह उदाहरण केरल के थिया समुदाय पर किए गए निवंशीय अध्ययन से लिया गया है। पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण आप पहले अध्याय में हमारे पश्चिमी औपनिवेशिक अतीत के बारे में जान चुके हैं। ये भी जाने कि इसके प्रभाव से अनोखे व विरोधाभासी परिवर्तन आए। एम श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की परिभाषा देते हुए कहा कि यह भारतीय समाज की और संस्कृति में लगभग 150 साल के ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप आए परिवर्तन है, जिसमें विभिन्न पहलू आते हैं जैसे प्रौद्योगिकी, संस्था, विचारधारा और मूल्य। पश्चिमीकरण के विभिन्न प्रकार रहे हैं। एक प्रकार के पश्चिमीकरण का मतलब उस पश्चिमी उप सांस्कृतिक प्रतिमान से है जिसे भारतीयों ने उस छोटे समूह ने अपनाया जो पहली बार पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आए हैं। इसमें भारतीय बुद्धिजीवियों की उप संस्कृति भी शामिल थी। इन्होंने न केवल पश्चिमी प्रतिमान चिंतन के प्रकारों, स्वरूपों एवं जीवन शैली को स्वीकारा बल्कि इनका समर्थन एवं विस्तार भी किया। 19वीं सदी के अनेक समाज सुधारक इसी प्रकार के थे। दिए गए वाक्य से आपको विभिन्न प्रकार के पश्चिमीकरण के बारे में ज्ञान होगा। क्रियाकलाप 2.5। क्या आप ऐसे भारतीयों के विषय में सोच सकते हैं जो अपने पोशाक एवं अभिव्यक्ति को पूर्ण रूपेण पश्चिमी हो, परंतु उनमें प्रजाति एवं समानता के मूल्य की कोई छाप न हो, जो कि आधुनिक दृष्टिकोण के भाग हैं? हम आपको 2 उदाहरण दे रहे हैं। क्या आप ऐसे अन्य उदाहरण वास्तविक जीवन एवं फिल्मों में पाते हैं? हम ऐसे अनेक लोगों को देखते हैं जो पश्चिमी शिक्षा प्राप्त हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट जाति अथवा धार्मिक समुदायों के विषय में उनके विचार पूर्वाग्रही। एक परिवार जिनसे पश्चिमी संस्कृति के बाह्य स्वरूप को स्वीकार कर लिया है, जिसे उनके आवास की आंतरिक साज सज्जा में देखा जा सकता है, परंतु समाज में महिलाओं की भूमिकाओं के विषय में उनके विचार अत्यंत संकीर्ण है। बालिका भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग। आपको ये भी चर्चा करनी है कि इस तरह का दोहरापन और विरोधाभास केवल भारतीयों में ही देखने को मिलता है या गैर पश्चिमी समाज में रह रहे लोगों से भी व्याप्त है। क्या यह उतना ही सच नहीं है कि पश्चिमी समाजों में भी प्रजातीय एवं भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण विद्यमान है? हम पाते हैं कि ऐसे लोग कम ही थे जो पश्चिमी जीवन शैली को अपना चुके थे या जिन्होंने पश्चिमी दृष्टिकोण से सोचना शुरू कर दिया था। इसके अलावा अन्य पश्चिमी सांस्कृतिक तत्वों जैसे नए उपकरणों का प्रयोग, पोशाक, खाद्य पदार्थ तथा आम लोगों की आदतों और तौर तरीकों से में परिवर्तन आदि थे। हम पाते हैं कि पूरे देश में मध्य वर्ग के एक बड़े हिस्से के परिवारों में टेलीविजन, फ्रिज, सोफा सेट, खाने की मेज और उठाने बैठने के कमरे में कुर्सी आदि आम बात है। पश्चिमीकरण में किसी सांस्कृतिक विशेष के बाह्य तत्वों के अनुकरण की प्रवृत्ति भी होती है, परंतु आवश्यक नहीं कि वे प्रजातंत्र और सामाजिक समानता जैसे आधुनिक मूल्यों में भी विश्वास रखते हों। जीवन शैली एवं चिंतन के अलावा भारतीय कला और साहित्य पर भी पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ा। अनेक कलाकार जैसे रवि वर्मा और अवनींद्रनाथ टैगोर, चंदू मेनन और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय सभी औपनिवेशिक स्थितियों के साथ अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाओं कर रहे थे। अगले पृष्ठ पर दिए गए बॉक्स में आपको पता चलेगा कि रवि शर्मा जैसे कलाकार की शैली, प्रविधि और कलात्मक विषय को पश्चिमी संस्कृति का देशज परंपराओं के निर्मित किया। इस बॉक्स में इस चित्र की चर्चा हुई जिसे रवि वर्मा ने केरल के देशीय समुदाय के एक परिवार का चित्रण किया हुए चित्र, जिसमें एक ऐसा परिवार है जो कि आधुनिक पश्चिमी विशिष्ट पितृवंशीय एकाकीय परिवार लगता है, जिसे में पिता, माता और बच्चे सम्मिलित हैं।
उपरोक्त विवेचना और उदाहरण से यह पता चलता है कि सांस्कृतिक परिवर्तन विभिन्न स्तरों पर हुआ और उसके मूल्य में हमारा औपनिवेशिक काल में पश्चिमी से परिचित था। आज के युग में पीढ़ियों के बीच संघर्ष और मतभेद को एक समान प्रकार के सांस्कृतिक संघर्ष और मतभेद के रूप में भी देखा जाता है, जो कि पश्चिमीकरण का परिणाम है। निम्नलिखित कथन को पढ़ते हुए आप इस अंतराल को समझेंगे। क्या आपने 1870 में रवि वर्मा को किजा के पलाट कृष्ण मेनन के परिवार का चित्रांकन करने के लिए अनुबंधित किया गया। यह एक परिवर्ती कार्य था जो परिवर्तन के स्तर से गुजरते समय का सूचक था, जिसमें सपाट द्विआयामी शैली का मिश्रण होता था, साथ ही पुराने जमाने का जल मिश्रण, रंग तथा नई तकनीकी दृष्टिकोण एवं छायात्मक दृश्य में राजा रवि शर्मा का दृश्य दिखाया गया है कि नवीन प्रविधियों की उपस्थिति मिलती है, जो कि तैलीय चित्र में के रूप में व्यक्त होती है। इसकी अन्य विशेषता है स्थानों के विवरण करने की प्रविधि, जैसे उम्र और स्तरीकरण के अनुसार बैठे हुए व्यक्तियों की व्यवस्था, जिस उससे 19वीं सदी के उन यूरोपीय चित्रों को याद आती है जिसमें बुर्जुआ परिवार दिखाया गया है। कितने आश्चर्य की बात है कि ये पेंटिंग मात्र वंशीय केरल के नायर की है, जो कि कृष्ण मेनन की जाति थी। उस वक्त बनाई गई थी जब वे पितृ स्थानीय एकल परिवार से ज्यादा परिचित भी नहीं थे। स्रोत जी अरुणिमा, फेस वैल्यू, रवि वार्सर पोर्ट्रेचर एंड द प्रोजेक्ट ऑफ द कॉलोनियल मार्टिनिटी, द इंडियन इकोनॉमिक्स एंड सोशल हिस्ट्री रिव्यू 40/1/2003, पृष्ठ 57 से 80 तक दिया गया। इसे देखा है, यह ऐसा अनुभव किया। आप अपने आप से ये प्रश्न पूछें कि क्या केवल पश्चिमीकरण ही पीढ़ियों के बीच होने वाले संघर्ष का कारण है? क्या ये संघर्ष आवश्यक बुराई है? श्रीनिवास के अनुसार निम्न जाति के लोग सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया को अपनाते हैं, जबकि उच्च जाति के लोग पश्चिमीकरण को भारत जैसे विविधतापूर्ण देशों में इस तरह की समानीकरण अनुपयुक्त है। जैसे कि केरल के थिया, जो किसी भी प्रकार उच्च जाति के नहीं के अध्ययन से पता लगता है कि थिया भी पश्चिमीकरण की इच्छा रखते हैं और भरसक प्रयास भी करते हैं। अभिजात थियाओं ने तो ब्रिटिश संस्कृति को स्वीकार किया और ऐसी विश्वास जननीय जीवन शैली की महत्वाकांक्षा की जो जाति व्यवस्था की आलोचना करती है। ठीक इसी तरह पश्चिमी शिक्षा से लागता है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विभिन्न समूहों के लोगों के लिए नवीन अवसर उत्पन्न होंगे। निम्नलिखित उदाहरण से ये बात स्पष्ट होती है। प्रायः मध्य वर्ग में पश्चिमीकरण से आया पीढ़ियों का मतभेद अधिक जटिल होता था। बाक्स 2.5 ये दृश्य में दिखाई गई हैं। हालांकि वे मेरे अपनी ही मांस मज्जा से हैं, लेकिन कभी कभी वे मुझे पूरी तरह से अपरिचित से लगते हैं। हमारे बीच में कुछ भी समान नहीं है, न तो उनके जैसा सोचने का तरीका, न ही उनके जैसा पहनना ओढ़ना, न ही बोलना। ये नई पीढ़ी के हैं। मेरे सोचने का तरीका उनसे इतना अलग है कि हमारे बीच किसी भी प्रकार की पारस्परिकता असंभव है। फिर भी मैं उनको अपने हृदय से प्यार करती हूँ। मैं उन्हें हर वो चीज़ देना चाहूँगी जो वे चाहते हैं, क्योंकि उनकी खुशी ही मेरी इच्छा है। रविंद्र के वो शब्द मेरे हृदय में एक मार्मिक अनुभव देते हैं। तुम्हारा समय है, अब मेरा अंत की शुरुआत है। और मेरे बच्चे पल्लव को लल्लोल की किंगकीनी में कुछ भी समान नहीं है। पल्लव एक अलग देश में एकदम से अलग संस्कृति में रहता है। उदाहरण स्वरूप हम 12 साल की उम्र से मेखला चादर पहनते रहे थे, लेकिन मेरी बेटी किंगकीनी, जो गुवाहाटी विश्वविद्यालय में बिजनेस मैनेजमेंट की विद्यार्थी है, पैंट और बैगी कमीज पहनती है और कल्लोर को अपने चेहरे पर उलझे हुए बाल रखने अच्छा लगता है। जब मैं मीरा के भजन सुनाना चाहती हूँ, कल्लोल की और किंगनी विटनी हस्टन के पॉप संगीत सुनना पसंद करते हैं। कभी कभार जब मैं बार गीत की कुछ लाइनें गाने की कोशिश करती हूँ
किंग कीनी अपने गिटार पर पश्चिमी धुन बजाना चाहती है। स्रोत अनिमिता दत्त से उद्धृत 1999 एज डोज रोल ऑन इन वुमेन अ कलेक्शन ऑफ अजमिस शॉर्ट स्टोरीज डायमंड जुबली वॉल्यूम गुवाहाटी स्पेक्ट्रम्स पब्लिकेशन। 2.6 मेरे दादा जो अन्य नागाओं की तरह ही यूरोपियन के संपर्क में आए थे, वे मानते थे कि शिक्षा से ही जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। उन्होंने अपने बच्चों के लिए वैसे ही जीवन चाहा जैसे उन्होंने ब्रिटिश प्रशासकों और मशीनरियों को जीते देखा। उन्होंने मेरी माँ को पहले असम के पास वाले स्कूल में, फिर दूसरे शिमला भेजा ताकि वे शिक्षित हो जाएं। मेरी माँ को गांव के एक शिक्षित आदमी ने बताया कि मेरी माँ पढ़ लिख कर वैसी ही औरत बन सकती है जिसने सारी दुनिया के सामने अपना भाषण दिया था। यह औरत थी विजय लक्ष्मी पंडित नेहरू की बहन, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। मेरे पिता ने स्वयं को स्कूल व कॉलेज की शिक्षा दिलाने के लिए कठिन परिश्रम किया था। अपनी मेधावी बुद्धि के कारण ही वह शिलांग में कॉलेज की पढ़ाई कर पाए। मेरे माता पिता की पीढ़ी के सब लोगों ने जो सक्षम थे अंग्रेजी शिक्षा को लक्ष्य बनाया, उनके लिए यह एक प्रकार से ऊर्ध्वगामी विकास का रास्ता था। अंग्रेजी की शिक्षा ने इस क्षेत्र में जहां रहने वाली जनजाति में प्रत्येक 20 किलोमीटर पर एक भिन्न भाषा बोली जाती है, भिन्न भाषी लोगों को आपस में तथा दुनिया के साथ जोड़ा। अब वे एक भाषा के माध्यम से बात कर सकते हैं और विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं थे। ये शिक्षित लोग अपने लोगों की आवाज बन गए तथा उन्होंने अंग्रेजी को राजकीय प्रशासकीय भाषा बनाया। 2005 111 क्रियाकलाप 2.6 उन सभी छोटे बड़े तरीकों का अवलोकन करें जहां पश्चिमीकरण से हमारा जीवन प्रभावित होता है। आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने हमारा जीवन कैसे प्रभावित किया। क्या पश्चिमीकरण का मतलब ब्रिटिश की नकल मात्र है? कैसे क्या हम आजकल पश्चिमीकरण का मतलब अमेरिकीकरण नहीं पाते हैं? नीचे दिए गए संपादक को लिखें एक पत्र में एक इसका ब्यौरा दिया गया है, इसे पढ़ें और चर्चा करें। एक नया राज्य अपने आप को महाद्वीप ब्रिटेन और आयरलैंड से अलग करने के लिए अमेरिका ने तारीख, महीने एवं वर्ष के प्रारूपों में आंशिक रूप से उलटफेर कर एक नया प्रारूप बनाया जिसमें महीना, तारीख, वर्ष आता है। हालांकि अमेरिका को बनाने वाले ब्रिटिश और आयरलैंड से आए थे। 11 सितंबर जिस दिन न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आक्रमण हुआ वह स्वतः 9/11 बन गया। यह अमेरिका के द्वारा प्रयुक्त किया गया संक्षिप्त रूप है। विश्व का शेष भाग भी इसे प्रयुक्त करता है, लेकिन अनेक देशों ने यह नहीं सोचा कि किस वर्ष का महीने का क्रम तब आता है जब पहले उस दिन के दिन को बता दिया जाए। हम कैसे इस तथ्य का विश्लेषण करेंगे कि मुंबई में ट्रेन धमाकों को 7/11 कहा जाता है? हम तो ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा थे, इसीलिए हम अधिकांशतः तारीख, महीना, वर्ष प्रारूप को इस्तेमाल करते हैं। द हिंदू अगस्त 21 2006 एक समय पर अनेक भारतीयों ने अंग्रेजी भाषा को वैसे ही बोला था जैसे ब्रिटिश बोलते थे। क्या इसमें अब कोई परिवर्तन आया है? क्या आपको लगता है कि अब अमेरिकी उच्चारण व वाक्शैली का ज्यादा प्रभाव है? What kind of modernity? The upper caste founder of the various organizations and the conference printed to the modernist as long as they are in the service of the British government. The moment they retrial and claim their pension, they get into their Brahmanical touch me to not attire. ज्योतिबा फूले, a letter to the conference of महारथी authors। हम प्रायः पश्चिमीकरण की विवेचना करते हुए उपनिवेशवाद के प्रभाव का हवाला अवश्य देते हैं, लेकिन इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि हमारे सामायिक जीवन में पश्चिमीकरण के अनेक स्वरूप उपस्थित होते हैं। क्रियाकलाप 2.6 में इस तरह ध्यान आकर्षित किया गया है। आधुनिकरण और पंथ निरपेक्षकरण। आधुनिकरण शब्द का एक लंबा इतिहास है। 19वीं सदी से
और विशेषकर 20वीं सदी के दौरान इस शब्द को सकारात्मक और वांछनीय मूल्यों से जोड़कर समझा जाने लगा। प्रत्येक समाज और उसके लोगों आधुनिक बनना चाहते थे। प्रारंभिक वर्ष में आधुनिकीकरण का आशय प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रक्रियाओं में होने वाले सुधारों से था। बाद में इस शब्द के बृहद मतलब सामने आने लगे। इसका मतलब विकास का वो तरीका हो गया जिसे पश्चिमी यूरोप या उत्तरी अमेरिका ने अपनाया। तदुपरांत ये सलाह दी जाने लगी कि अन्य समाजों में भी आवश्यक रूप से विकास का यह तरीका और रास्ता अपनाया जाना चाहिए। जैसा कि हमने अध्याय 1 में जाना, भारत में पूंजीवादी का प्रारंभ औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में हुआ। भारत में आधुनिकीकरण और पंथनिरपेक्षीकरण का प्रारंभ भी औपनिवेशिक काल से संबंध है, परंतु यह पश्चिम में हुई वृद्धि से अलग है। भारत अनुभव इस मामले में पश्चिम अनुभव से गुणात्मक रूप से भिन्न लगता है। इसके साक्ष्य के तौर पर 19वीं सदी में हुए समाज सुधारक आंदोलनों का स्मरण कर सकते हैं, जिसके बारे में इस पाठ के पूर्व में बताया गया था। हम पश्चिमीकरण और समाज सुधारक आंदोलनों में एक स्पष्ट संबंध पाते हैं। अब आगे हम भारतीय संदर्भ में आधुनिकीकरण और पंथनिरपेक्षीकरण की चर्चा एक साथ करेंगे, क्योंकि ये दोनों प्रक्रियाएं परस्पर संबंधित हैं। ये दोनों ही आधुनिक विचारों का हिस्सा है। समाजशास्त्रियों ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की परिभाषा करते हुए इसके तत्वों को सामने लाने का प्रयास किया। क्रियाकलाप 2.7 आप किसी अखबार या वेबसाइट जैसे शादी काम में विवाह संबंधी विज्ञापन के कॉलम को और उसका स्वरूप देखें और जानें कि उसमें कितनी बार जाति और समुदाय का संदर्भ आता है। अगर ये संदर्भ बार बार आता है तो इसका अर्थ यह है कि आज भी जाति उस प्रकार की भूमिका निभा रही है जो वह परंपरागत रूप से निभाती थी, अथवा क्या जाति की भूमिका परिवर्तित हुई है। विचार करें। आधुनिकता का मतलब ये समझ में आता है कि इसके समझ सीमित, संकीर्ण, स्थानीय दृष्टिकोण कमजोर पड़ जाते हैं और सार्वभौमिक प्रतिबद्धता और विश्वासजननीय दृष्टिकोण यानी कि समूचे विश्व की नागरिक होना ज्यादा प्रभावशाली होता है। इसमें उपयोगिता, गणना और विज्ञान की सत्यता की भावुकता, धार्मिक पवित्रता और वैज्ञानिक तत्वों के स्थान पर महत्व दिया जाता है। इसके प्रभाव में सामाजिक तथा राजनीतिक स्तर पर व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है, न कि समूह को। इसके मूल्यों के मुताबिक मनुष्य ऐसे समूह संगठन में रहते हैं और काम करते हैं जिसका चयन जन्म के आधार पर नहीं बल्कि इच्छा के आधार पर होता है। इसमें भाग्यवादी प्रवृत्ति के ऊपर ज्ञान तथा नियंत्रण क्षमता को प्राथमिकता दी जाती है और यही मनुष्य को उसके भौतिक एवं तथा मानवीय पर्यावरण से जोड़ता है। अपनी पहचान को चुनकर अर्जित किया जाता है, न कि जन्म के आधार पर। इसका मतलब यह भी है कि कार्य को परिवार, गृह और समुदाय से अलग का नौकरशाही संगठन में शामिल किया जाता है। रूडोल्फ 1967। दूसरे शब्दों में लोग स्थानीय सीमाबद्ध विचारों से प्रभावित न होकर सार्वभौमिक जगत व उसके मूल्यों को मानते हैं। उसका व्यवहार और विचार आपके परिवार या जनजाति या जाति या समुदाय द्वारा तय नहीं होंगे। आपको अपना व्यवसाय अपनी पसंद से चुनने की स्वतंत्रता होती है, न कि यह विवशता कि जो व्यवसाय आपके माता पिता ने किया वही आप भी करें। कार्य का चुनाव आपकी इच्छा पर आधारित है, न कि जन्म पर। आप कौन हैं से आपकी पहचान आपकी अर्जित उपलब्धियों से बनती है। वैज्ञानिक की प्रवृत्तियों को मान्यता प्राप्त होती है, तर्क को महत्ता मिलती है। क्या यह पूर्णतः सत्य है? भारत में प्रायः रोजगार का चयन पसंद के आधार पर नहीं हो पाता। एक सफाई कर्मी को अपने काम को चुनने का अधिकार नहीं है। ऐसे अध्याय 5 पुस्तक एक NCERT 2007। हम सामान्यतः विवाह, जाति और समुदाय के अंदर करते हैं। हमारे धार्मिक विश्वास हमारी जिंदगी में महत्वपूर्ण होते हैं। इस सब के साथ साथ हमारी एक वैज्ञानिक परंपरा भी है। हमारी एक सक्रिय तथा प्रभावशाली पंथ निरपेक्ष व राजनीतिक व्यवस्था भी है, लेकिन इसके साथ ही हमारी जाति एवं समुदाय में गतिशीलता भी पाई जाती है। हम इन प्रक्रियाओं को कैसे समझते हैं? इस अध्याय में इन्हीं मिश्रित प्रक्रियाओं और उसके कारणों को समझने की चेष्टा की गई है। हम आजकल के सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार को प्रायः परंपरा एवं तथा आधुनिकता का एक जटिल मिश्रण कहकर एक सरलीकृत उत्तर देने की कोशिश करते हैं, जबकि इनके अपने निर्धारित सत्व हैं। इस बॉक्स 2.7 जैसे
आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई और विकास की गति बढ़ी। धर्म तथा विभिन्न प्रकार के उत्सवों त्योहारों को मनाने, विभिन्न धार्मिक कृत्यों, विभिन्न समारोहों के आयोजन, इन समारोहों से जुड़े निषेध, विभिन्न प्रकार के दान एवं उनके मूल्य इत्यादि में निरंतर परिवर्तन आया। विशेष रूप से यह परिवर्तन निरंतर बढ़ते और परिवर्तित होते हुए नगरीय क्षेत्र में हुआ। इस परिवर्तनात्मक दबाव में जनजातीय पहचान की अवधारणा में एक प्रतिक्रिया हुई। एक जनजातीय होने के नाते पारंपरिक व्यवहारों और उनमें निहित मूल्यों के संरक्षण को जरूरी समझा जाने लगा। आधुनिकीकरण के तहत जो नारे बुलंद किए गए थे, जैसे सांस्कृतिक समाप्त, पहचान समाप्त, उसे एक प्रकार का जवाब मिला जिसे समाज में हो रहे पारंपरिक चेतना के नवजागरण के रूप में देखा जाता है। त्योहारों का सामूहिक तौर पर मनाया जाना तथा रीतियों रिवाजों के प्रति रुझान को इस सामाजिक प्रक्रिया के रूप में समझाया जा सकता है। आज के जनजातीय समाज में यह बहुत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पहले पारंपरिक तरीके से सामाजिक समूह त्योहारों को मानते थे। उस समूह को सामाजिक मान्यता भी होती थी और उसमें एक प्रकार की अनौपचारिकता भी थी। अब उनकी जगह पर त्योहार मनाने के लिए समितियां बनने लगी, जिसकी संरचना में एक प्रकार की आधुनिकता होती है। परंपरागत रूप से त्योहारों के दिन मौसम चक्र के आधार पर तय किए जाते हैं। अब उत्सव के दिन औपचारिक तरीके से सरकारी कैलेंडर के द्वारा तय कर दिए जाते हैं। इन त्योहारों को मानने में झंडे की कोई विशेष डिजाइन नहीं होती, न ही कोई मुख्य अतिथि के भाषण होते हैं, न ही मिस उत्सव प्रतियोगिता होती है। लेकिन अब ये सब नई आवश्यकताएं बन गई हैं। जैसे जैसे तार्किक अवधारणाएं एवं विश्व दृष्टि जनजातियों के दिमाग में जगह बनाती जा रही है, वैसे वैसे पुराने व्यवहार और समारोह पर प्रश्न उठते जा रहे हैं। प्रकार से जटिल को सरल बनाने की प्रवृत्ति बहुत सही नहीं है। यथार्थ में इससे ये भी भ्रांति उत्पन्न होती है कि भारत में एक ही तरह की परंपराओं का समुच्चय है अथवा था। हमने पहले ही देखा है कि भारत में इन परंपराओं की पहचान दो मुख्य गुणों से होती है, बाहुल्यता एवं तर्क वितर्क की परंपरा। भारतीय परंपरा में लगातार परिवर्तन होते रहे हैं और उन्हें पुनर्परिभाषित करने की सामाजिक बौद्ध चेष्टा कभी नहीं रुकी है। हमने इसका साक्ष्य 19वीं सदी के समाज सुधारकों और उनके आंदोलनों में देखा। ये प्रक्रियाएं आज भी जीवंत हैं। नीचे दिए गए बॉक्स में ऐसी ही एक प्रक्रिया का वर्णन किया गया है जो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। आधुनिक पश्चिमी में पंथ निरपेक्षीकरण का मतलब ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धर्म के प्रभाव में कमी आती है। आधुनिकीकरण के सिद्धांत के सभी प्रतिपादक विचारकों की मान्यता रही है कि आधुनिक समाज ज्यादा से ज्यादा पंथ निरपेक्ष होता है। पंथ निरपेक्षीकरण के सभी सूचक मानव के धार्मिक व्यवहार, उनका धार्मिक स्थानों से संबंध, जैसे चर्च में उनकी उपस्थिति, धार्मिक स्थानों की सामाजिक तथा भौतिक प्रभाव और लोगों के धर्म में विश्वास करने की सीमा को विचार में लेते हैं। यह माना जाता है कि पंथ निरपेक्षीकरण के सभी सूचक आधुनिक समाज में धार्मिक संस्थाओं और लोगों के बीच बढ़ती दूरी के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। कनेक्टिंग टू गॉड बाई राजा सिमहान टी। आर यू डिस्ट्रेस्ड बिकॉज आर यू प्लानेड ट्रिप टू द मीनाक्षी Amman temple in Madurai on your wedding anniversary will not materialize. Stop worrying, you are just a mouse click away from ordering an online puja on the web and getting the blessing of the deity. Come offer puja service on over 600 temple spread all over the country. People all over the world can order for a puja to be performed at the temple of their choice in Kanyakumari and in Uttar Pradesh to their favorite deity. The puja is the performed as a per of browser's requirement through a network of franchise. Mostly temples persist separate across the country and the Prasad Dham is diverted to the anywhere in the world within 5-7 days. For residents of India who cannot pay through the credit cards, come perform the puja and collect the payment through the
choice are the demand draft. The online puja service cost anywhere from the $9.75 for a basic puja performed at any temple that you wish to $75 for combination puja. Source: the business line financial daily from the Hindus group of the publication Wednesday September 2000 है। लेकिन हाल ही में धार्मिक चेतना में अभूतपूर्व वृद्धि और धार्मिक संघर्ष के उदाहरण सामने आए हैं। हालांकि अतीत की भांति एक विचार यह भी है कि आधुनिक युग धार्मिक जीवन को आवश्यक रूप से विलुप्त करेगा। यह विचार पूरी तरह से सच नहीं है। आपको यह याद होगा कि किस प्रकार संचार के आधुनिक प्रकारों, संगठनों और विचार के स्तरों पर नए प्रकार के धार्मिक सुधार संगठनों का उद्भव हुआ। इसके अलावा भारत में किए जाने वाले कुछ अनुष्ठान में प्रत्यक्ष रूप से पंथ निरपेक्ष प्रभाव भी रहा। वस्तुतः अनुष्ठानों के पंथ निरपेक्ष आयामों पंथ निरपेक्षता के लक्ष्यों से पृथक होते हैं। इनमें पुरुषों और महिलाओं को अवसर मिलता है वे अपनी मित्रों से और अपनी उम्र से बड़े लोगों से भी घुल मिले और अपनी संपत्ति का भी कपड़े और जेवर पहनकर उनका प्रदर्शन करें। पिछले कुछ दशकों से अनुष्ठानों के आर्थिक, राजनीतिक और पारिस्थितिकी आयामीय पक्ष ज्यादा उभर कर सामने आए हैं। दिखावे की प्रवृत्ति को इस बात से समझा जा सकता है कि शादी ब्याह के अवसर पर घर के बाहर लगी मोटर कार की कतार और अति महत्वपूर्ण व्यक्ति VIP के मेहमान बनकर आने को उस परिवार की समृद्धि व विशेषता समझा जाता है। स्थानीय समुदाय में ऐसे परिवारों को ऊंची नजर से देखा जाता है। जाति के पंथ निरपेक्षीकरण का अर्थ किसी तरह लिया जाए, इस पर भी जबरदस्त वाद विवाद होता है। इसका क्या मतलब है? पारंपरिक भारतीय समाज में जाति व्यवस्था धार्मिक चौकटों के अंदर क्रियाकलाप 2.8 पारंपरिक त्योहार जैसे दिवाली, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, दशहरा, करवाया चौथ इत्यादि क्रिसमस के अवसर पर प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों पर देखें। ऐसे कुछ विज्ञापनों के अखबार और पत्रिकाओं से निकालें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टेलीविजन पर होने वाले विज्ञापन पर भी ध्यान दें। पता लगाएं कि इन विज्ञापनों में क्या संदेश दिए जा रहे हैं। क्रियाकलाप बाक्स 2.8 सभी जानते हैं कि भारत में पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था जाति संरचना और जातीय पहचान के इर्द गिर्द संगठित है, लेकिन आधुनिक परिदृश्य में जाति और राजनीति के संबंध की व्याख्या करते हुए आधुनिकता के सिद्धांतों से बना नजरिया एक प्रकार के भय से ग्रसित होता है। वह इस प्रश्न से शुरू होता है कि क्या जाति समाप्त हो रही है? निश्चित रूप से कोई भी सामाजिक व्यवस्था इस तरह समाप्त नहीं हो जाती। एक ज्यादा उपयोगी दृष्टि अलबत्ता यह होगी कि आधुनिक राजनीति के प्रभाव में जाति कौन सा रूप लेकर सामने आ रही है और जाति अभिमुखिता समाज में राजनीति की क्या रूपरेखा है। जो लोग भारतीय राजनीति में जातिवाद की शिकायत करते हैं, दरअसल वे ऐसी राजनीति की खोज में हैं जिसका समाज में कोई आधार ही नहीं है। राजनीति एक प्रतियोगात्मक प्रयास है जिसका उद्देश्य होता है शक्ति पर कब्जा कर कुछ निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ति करना। एक महत्वपूर्ण बात संगठन का होना तथा सहायता का निरूपण है। जहां राजनीतिक जन आधारित हो वहां ऐसे संगठन द्वारा जिससे जन साधारण का जुड़ाव हो सहायता का निरूपण किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जहां जातीय संरचना एक ऐसा संगठनात्मक समूह प्रदान करती है जिसमें जनसंख्या का एक बड़ा भाग निवास करता है, राजनीति को ऐसी ही संरचना के माध्यम से व्यवस्थित करने का प्रयत्न करना चाहिए। राजनीतिज्ञ जाति समूहों को इकट्ठा करके अपनी शक्ति को संगठित करते हैं। जहां अलग प्रकार के समूह और संस्थाएं के अलग आधार होते हैं, राजनीति उन पर तक भी पहुंचते हैं और जैसे कि वे कहीं पर भी ऐसी संस्थाओं के रूप में परिवर्तित करते हैं, वैसे ही जाति के स्वरूप को भी परिवर्तित करते हैं। कोठारी 1977 से 70 बाक्स 2.8 के अभ्यास बाक्स 2.8 में दिए गए तथ्यों को ध्यान से पढ़ें और इसके दिए गए वाक्यों को देखें। मुख्य मुद्दों को संक्षिप्त में बताएं, अपना उदाहरण दें। थी पवित्र अपवित्र
से संबंधित विश्वास व्यवस्था इस क्रियाशीलता का केंद्र थी। आज के समय में जाति एक राजनीतिक दबाव समूह के रूप में ज्यादा कार्य कर रही है। सामयिक भारत में जाति संगठनों और जातिगत राजनीतिक दलों का उद्भव हुआ। ये जातिगत संगठन अपनी मांग मंगवाने के लिए दबाव डालते हैं। जाति की इस बदलती हुई भूमिका को जाति का पंथ निरपेक्षीकरण कहा गया है। नीचे दिए गए बॉक्स इसे दर्शाते हैं। निष्कर्ष, इस अध्याय में भारत में सामाजिक परिवर्तन लाने वाले विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। उपनिवेशिक अनुभवों के परिणाम दीर्घकालिक थे। इनमें से बहुत से अनैच्छिक और विरोधाभासी थे। आधुनिकता के पश्चिमी विचारों ने भारतीय राष्ट्रवादियों की काल्पनिकता को निर्मित किया। कुछ पारंपरिक शास्त्रों और ग्रंथों को एक नए दृष्टिकोण देने के लिए तत्पर हुए, जबकि एक अन्य समूह ने इन पारंपरिक ग्रंथों को अमान्य करार दिया। पश्चिमी सांस्कृतिक स्वरूपों को हमारे समाज में पैठ हुई, इसके अनुरूप ही एक नए प्रकार के सामाजिक व्यवहार के मानदंड सामने आए कि पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों का आचरण किस प्रकार का हो। कलात्मक अभिव्यक्तियों में भी इसकी छाप नजर आई। हमारे समाज सुधार आंदोलनों और राष्ट्रीय आंदोलन पर पाश्चात्य समानता और प्रजातंत्र के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा। इन सब से एक और जहां पश्चिमी विचारों को भारतीय समाज में स्वीकृति मिली, वहीं दूसरी तरफ भारतीय परंपरा पर प्रश्न किए गए तथा उसकी पुनर्व्याख्या की गई। अलग अध्याय भारत के प्रजातांत्रिक अनुभवों के बारे में है, जिसमें पुनः यह दर्शाया गया है कि कैसे एक अत्यधिक असमानता वाले समाज में समानता एवं सामाजिक न्याय के मूलभूत विचारों पर आधारित संविधान को लागू किया गया है। इस अध्याय में पुनः दर्शाया गया है कि कैसे कुछ जटिल तरीकों से हमारे समाज में परंपरा और आधुनिकता को लगातार पुनर्परिभाषित किया है।